ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं भारत के खिलाफ छिड़ी जंग का। यह मुद्दा भारत के खिलाफ छिड़ी जंग है, यह युद्ध है, ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा देखना पड़ेगा, ऐसा समझना पड़ेगा और उस अनुसार हमको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। अन्यथा ये मुद्दे से हम अपना ध्यान भटकाकर अपना ही नुकसान करेंगे। ये क्यों है भारत के खिलाफ युद्ध? आप देखिए ये वीडियो जो हमारे लोग आसाम से लाए हैं। आसाम में जिनके ऊपर हमला हुआ, उनका सरकारी शिविर जहां पर लगा है, शरण स्थल जहां पर लगा है, वो लोग अपने आंखों से देखिए, आप बीती क्या कह रहे हैं, देखिए। पाकिस्तान का झंडा लगाया, झंडा लगा के रास्ता में जहाँ तक लगा के गया। वो सुनारी गांव है, सुनारी गांव में वो लोग हिंदू का जगह है, वो लाइन बढ़ के आके झंडा लगाया वो लोग का, पाकिस्तान का झंडा। तो उसके बाद आर्मी जाके उसमें भारत का झंडा लगा दिया, उसको उखाड़ के रख दिया। इसमें भारत का झंडा लगा दिया वहाँ। ये आप पे हमला करने के बाद लगाया झंडा? हमला करने के वो लोग छोड़ गया, चला गया। हाँ, उसके बाद झंडा लगा के वो लोग चला गया। उसके बाद भारत का झंडा उठा दिया वहाँ जाके। आर्मी ने लगाया? आर्मी लगा, हमारी आर्मी ने। आर्मी जाके, अच्छा, आर्मी जाके गया, गांव का आदमी भी गया। अच्छा, साथ में जाके उधर दिन भर रुक गया, उधर झंडा लगाया। तो क्या नारा लगा रहे थे वहाँ पे हमला जब करने आए? तो आपके तो हमला करने को नहीं आया उस टाइम में। हाँ, नहीं, वो जलाने वाला, लड़ने वाला आदमी चला गया वो लोग। ये भारत सरकार का, भारतीय सेना का पूर्व सैनिक है, ये कोई आम आदमी नहीं है। ठीक है। जब जलाने को आ रहे थे वो, तब कुछ नारा लगा रहे थे? जलाने के बाद में नहीं, नारा लगाया के बाद में नारा लगा के आया। जलाने से क्या नारा लगाया? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के। बाकी और लोगों ने सुना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा? सबने सुना है पाकिस्तान? जोर से बोलिए, बताओ। ये इधर जितने लोग बैठे सबने पाकिस्तान, वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद यही नारा है। ये सब लोगों ने सुना है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा? और है आदमी कोई काम करने के किया है, गांव का आदमी जितना था सब समझे। तो जब कोई भारत के सीमा पर आके शत्रु राष्ट्र का, पाकिस्तान का झंडा भारत के सीमा पे लगाता है और फिर भी हम अगर उसको युद्ध नहीं कहते हैं, तो हमारे से पागल और कौन हो सकते हैं? क्या फर्क पड़ता है कि झंडा लगाने वाला, नारा देने वाला पाकिस्तान आर्मी का पोशाक पहना हुआ है या नहीं? फर्क तो केवल इतना है ना कि उसने पाकिस्तान आर्मी का जो यूनिफॉर्म है वो नहीं पहना है। सुनील जी, इसको युद्ध नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? आप लोग भी तो इसको देश के खिलाफ युद्ध क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल देश के खिलाफ युद्ध है। इस प्रकार का जो व्यवहार है, अगर कोई पाकिस्तान का झंडा लगाता है आसाम की या भारत के किसी भी पवित्र धरती के ऊपर, अगर कोई भी मजहबी जिहादी मुसलमान पाकिस्तान का झंडा लगाता है, तो उसने पाकिस्तानी आर्मी का पोशाक पहना है या नहीं पहना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो एक अर्थ से पाकिस्तान का ही काम कर रहा है और इस देश के किसी भी देशभक्त नागरिक ने उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसलिए तो वो झंडा लगाने वाला मुस्लिम है, कौन है, ये मैटर नहीं है। वो शत्रु राष्ट्र का झंडा लगाने वाला हमारा शत्रु है। ये दृष्टिकोण अगर इस देश का अन्य मुस्लिम वर्ग भी रखेगा तो उनके खिलाफ जो आवाज उठ रही है, हम नहीं चाहते कि भारतीय मुसलमानों के खिलाफ भी इस प्रकार से विष यापन सारे लोग करें, लेकिन अगर वो चुप बैठेंगे, इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो इसका उनको ये लेना पड़ेगा, ये सहना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा। हम चलते हैं कुछ कॉलर के पास, सुनते हैं कुछ कॉलर काफी देर से वोटिंग में है, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार, मैं जयपुर से डॉक्टर राममोहन गुप्ता बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो। हाँ, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। जयपुर से डॉक्टर राममोहन गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ। विडंबना है कि भारत उच्च स्तर के वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, अर्थशास्त्री हम निर्यात करते हैं और अनपढ़, बेरोजगार, संस्कारहीन बांग्लादेशी हम आयात करते हैं। विडंबना है हमारे लोकतंत्र की। बिल्कुल, धन्यवाद। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी अच्छी कमेंट है कि हम दुनिया भर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके एरोनॉटिक इंजीनियर देते हैं और हमारी भारत वंश की बेटी ऊपर स्पेस में सुनीता विलियम
जा रही है और हम बांग्लादेशी अनपढ़ हमारे देश में लाकर कुछ चंद रुपए कम वो सैलरी लेते होंगे, काम करते होंगे, लेकिन उसके लालच में हम देश में दुश्मनों को, घर में सांप को पालते हैं, ये भूल जाते हैं। कारण देखते हैं कि हम आपको क्यों ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। मजहब और मजहबी रिश्तों को देश की मिट्टी से बड़ा मानना। आज देश के कुछ कट्टरपंथी देश की अखंडता को चूर चूर करने में लगे हैं। इन कट्टरपंथियों में इतना साहस कहां से आ रहा है? एक तो ये लगता है कि इनकी छुपी हुई भावनाएं सामने आ रही हैं, और दूसरा ये कि आज देश बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुका है। इसी साजिश के तहत पूर्वोत्तर के लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से को तोड़ने की साजिश। बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराकर देश के पूर्वोत्तर हिस्से को कश्मीर की तरह बनाना आज देश और विदेश के दुश्मनों की एक साजिश है। इस साजिश में कहीं न कहीं सरकार के भी कुछ लोग शामिल हो रहे हैं। कट्टरपंथियों का बढ़ता दुस्साहस। आज देश के कट्टरपंथियों का साहस इतना बढ़ गया है कि वो खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के झंडे को भारत में लहरा रहे हैं। देश के अमर जवान शहीदों का अपमान किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन तमाशा देख रहा है। वोट बैंक की राजनीति। आज बांग्लादेशी घुसपैठिए असम नागरिकों की खुलेआम हत्या कर रहे हैं। स्थानीय बोडो लोगों के घरों को लूटा जा रहा है, खेतों को उजाड़ा जा रहा है, मगर वोट बैंक के लिए आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को गले लगाया जा रहा है। इसी वोट बैंक की राजनीति के लिए अमर जवान ज्योति का अपमान करने वाले कट्टरपंथियों पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर भारतीयों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न करना। आज देश का गृह मंत्रालय बांग्लादेशियों को तो आगे बढ़कर गले लगा रहा है, मगर भारत में भारतीयों की सुरक्षा के नाम पर लीपापोती हो रही है। अपने आप को देश प्रेमी कहने वाली भाजपा शासित कर्नाटक में भी पूर्वोत्तर भारतीय अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुनते हैं कुछ कॉलर क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्ते। बोलिए। हाँ जी, नमस्ते। बोलिए बोलिए। सुरेश जी। हाँ नमस्ते, मैं संतोष सिन्हा बोल रहा हूँ। हाँ, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब इस तरह के मुद्दे उठाते तो आपका ये जो टाइम है सिर्फ 1 घंटा क्यों रखते हैं? आप 2 घंटा रखना चाहिए जब इस तरह का बड़ा मुद्दा आप उठाते। और दूसरा बात ये है कि बाबा रामदेव ने भी आप लोग को ये अभिनंदन किया है। मतलब आप लोग एक तरह से बिजनेस में आप लोग सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसलिए हमने अपने मिशन का नाम रखा है केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और जिस देश को 1 नंबर हम बनाना चाहते हैं उसके खिलाफ अगर ऐसा युद्ध लड़ा जा रहा है और हम चुप बैठे या हम पत्रकारिता के मर्यादाओं के नाम पर इस युद्ध के खिलाफ बोलने के लिए अपना मुंह बंद रखे, तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। इसलिए खुलकर बोल रहे और हम बोल रहे, हम आपसे भी अपेक्षा कर रहे हैं कि आप भी बेखौफ होकर बोलिए और देश को बचाने के लिए शंखनाद करिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। हेलो, नमस्कार। बोलिए। शायद कॉलर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम अगले कॉलर के पास जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम कहेंगे कि आप कॉल करने के बाद अपने आवाज को तुरंत टीवी पर सुनने के मोह में जो कुछ सेकंड डिले होता है तो आप अपनी बात नहीं रख पाते, हमको ऐसा कॉल कट करना पड़ता है। इसलिए आप सीधे जैसे ही कनेक्ट होते हैं अपना नाम बताकर अपनी प्रतिक्रिया बताना शुरू करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं, सुनील जी के पास चलते हैं। सुनील जी, मैं कुछ बातें यहां पर बताना चाहूंगा। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने का एक प्रयास, इस बॉर्डर को फेंसिंग करना, ऐसे एक योजना जब एनडीए सरकार में थी तब एक प्रस्ताव पारित किया गया कि 4900 किलोमीटर दूरी की ये जो बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है इसको पूरी तरह से सील बंद किया जाए। प्रस्ताव आने के बाद वो काम चालू होकर उसको पूरा होने में काफी समय लगता है, लेकिन गए यूपीए के दरमियान, यूपीए के जो दूसरा अभी सरकार चल रही है इस दरमियान ये काम लगभग बंद पड़ा हुआ है। दोनों तरफ बांग्लादेशी, इधर भी बांग्लादेशी उधर भी बांग्लादेशी, और ये बीच में जो बेचारा जो तार लगाया हुआ है, फेंसिंग लगाया हुआ है, उसको जगह जगह पर उखाड़ने का काम बांग्लादेशी कर रहे हैं। वहां पर जो
इंजीनियर्स जाते हैं, जो मजदूर जाते हैं, जो फेंसिंग करने का काम करते हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को डराया धमकाया जाता है कि अगर आप यहां पर आएंगे तो हम आपके लोगों को जिंदा गाड़ देंगे। तो इस डर के कारण फेंसिंग करने के लिए मजदूर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कुल मिलाकर के फेंसिंग वाला जो मामला है उसकी एक मेस बन गई है, सत्यानाश हुआ है, उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। मतलब उसके ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा तो हो गए लेकिन फेंसिंग नहीं बना है और जहां बना है उसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि गांव आने के बाद फेंसिंग बंद हो जाता है। तो इधर बांग्लादेश का गांव है, यहां भारत का गांव है और बीच में कोई फेंसिंग नहीं है, तो आवाजाही बड़े आराम से चल रही है। और फिर बाद में कहीं कहीं फेंसिंग चालू हो गया, उसका कोई लेना देना नहीं, वहां से कोई और ऊपर से सुनील जी, जो फेंसिंग के बाद भी क्रॉस बॉर्डर अगर कोई जाता है तो वो तो राष्ट्रीय कार्य है और उसके ऊपर सरकार सैनिकों को गोली मारने का आदेश पहले था। अब हमारे विदेश मंत्री पिछले कुछ महीने पहले बांग्लादेश में गए थे, वहां पर उन्होंने खुलेआम मीडिया में कहा और वहां के अखबारों ने पहली लाइन पर छापा कि अब भारत में घुसने का प्रयास करने वाले किसी भी घुसपैठिए पर भारत सरकार गोली नहीं चलाएंगी। हाँ, नहीं, हलवा पूरी खिलाएंगे, गोली काहे को? हाँ, गोली खिलाने के जगह पर हम आपको बिरयानी खिलाएंगे। और क्या चाहिए बताइए? आप अपनी डिमांड रखिए। भारत का सारा जो इकोनॉमी है आपके लिए तो हम कमा काहे को रहे हैं? पाकिस्तान और अल्टीमेटली कभी ना कभी तो बांग्लादेश या फिर चाइना को देने के लिए तो कमा रहे हैं। हिंदुस्तानी समाज में चेतना कहां पर है? आज अगर भारतीय समाज में इस बात का रोष रहता तो फिर कहां हिम्मत थी बांग्लादेशियों की? आसाम की जनता क्या इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या सिर्फ राजनीतिक दलों को और जो भ्रष्ट तंत्र है उसको आप जिम्मेवार ठहराएंगे? कैसे अपने अपने एरिया में बांग्लादेशी आकर बसने तक आप चुपचाप रहते हैं? एक दारुण सत्य, एक भयंकर सत्य ये भी हमने समझना चाहिए कि इनकी मजदूरी आज असम की जनता की मजबूरी बन गई है। आज आसाम के युवक जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ऐसे काम जो बांग्लादेशी करते हैं। और बांग्लादेशी करते हैं इसलिए वो मजबूरी से उनको कम पैसे में उनको कॉन्ट्रैक्टर जो है रख देता है, उसका भी मुनाफा हो जाता है और उन लोगों को काम मिलता है। तो ये सारे एंगल्स हमको देखने पड़ेंगे और हम लोगों को चुन चुन कर बांग्लादेशियों को सबसे पहले वोटर्स लिस्ट के ऊपर से उनको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो वोटिंग पावर उनके पास है उनकी दादागिरी चलती रहेगी। और ये सारे राजनीतिक दल जो है, मैं बिल्कुल इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा, अब तक गलती से भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की वोट बैंक हमारी हो सकती है इसलिए उसका कोई प्रयास, एकमात्र दल है जो इसका विरोध करता है। मैं चाहता हूं और तेजी से और प्रखरता से भारतीय जनता पार्टी इस चीज का विरोध करे, ये मेरी भी इच्छा है। और ऐसे कई सारे पूरे भारत में रहने वाले जो इस देश को मानते हैं, इस देश को चाहते हैं, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी आशा भारतीय जनता पार्टी से है कि इन्होंने इन बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा करना चाहिए। जैसे पिछले भी बार मैंने बताया था, नई दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसे हुए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है कि ये सारे इलीगल माइग्रेंट से इनको निकालो। और गए 15 साल से यहां पर शीला दीक्षित की सरकार उनको नहीं निकाल रही है, उल्टा उनको रेगुलराइज करने का काम यहां पर चलता है और उनके वोटों के ऊपर चुनकर आने के स्वप्न देखते हैं। और ये इसका भारतीय जनता पार्टी को ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन यहां पर जितनी तेजी से इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, आज सब ठंडे बैठे नजर आते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सारे देशभक्त संगठन, मैं तो सारे राजनीतिक दलों को कहूंगा, क्यों हम वोट बैंक की राजनीति करें? सब लोग मिलकर बांग्लादेशियों को यहां से उखाड़ कर फेंकने का एक प्रण करें और सब लोग मिलकर ढूंढ कर निकाले। ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए तो कैसे ढूंढा जाए, क्या किया जाए, हम उपाय की तरफ जब आएंगे तो जरूर उस पर भी बात करेंगे। हम यहां पर परिणामों पर नजर डालते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं इस पूरे घटना के। देखिए, कट्टरपंथी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। देश में कट्टरपंथियों का एक ही मकसद है, भारत को तोड़ना और भारतीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना। ये कट्टरपंथी दिखाना चाहते हैं कि हम भारत में जहां चाहे वहां भारत की अस्मिता और अखंडता को चूर चूर कर सकते हैं। इन कट्टरपंथियों को भारत में न कानून का डर है न संविधान का। भारतवासी भारत में ही सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर सरकारें ऐसे ही कट्टरपंथियों के कारनामों को छुपाती रहेंगी तो एक दिन वो आएगा कि कट्टरपंथी हर तरह से भारत की अस्मिता और अखंडता को चूर चूर कर देंगे। अभी तो कश्मीरी और आसामी सुरक्षित नहीं है, आगे पूरे देश के लोग ही असुरक्षित हो जाएंगे।
पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। देश के जितने भी कट्टरपंथी हैं, सारे के सारे देश की अस्मिता को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये सारे पाकिस्तान की शह पर ही काम कर रहे हैं और इन सब के आगे देश की सरकारें झुकी हुई हैं। देश में हर ओर अराजकता फैल जाएगी। अगर देश में कट्टरपंथी ऐसे ही तांडव करते रहेंगे तो हर ओर अराजकता फैल जाएगी। देशवासी हर जगह अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। देश के दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जब मुंबई के आजाद मैदान पर कट्टरपंथी अमर जवान मेमोरियल को तोड़ रहे थे तो वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि दंगाई पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे और पाकिस्तानी झंडे को फहरा रहे थे। ये कट्टरपंथी पाकिस्तानी सह पर ही देश की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। ये परिणाम हो सकते हैं और इन परिणामों के साथ अगर आप कुछ और मुद्दे जोड़ना चाहते हैं तो हमको कॉल करके या फेसबुक पर facebook.com/sudarshan news पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कई हजार प्रतिक्रिया अब तक हम तक पहुंची है, कई हजार SMS भी पहुंचे हैं और कई कॉलर अपनी बात को रखने के लिए हमारे पास वेटिंग में है। फिर भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपका मुद्दा नया है, अलग है, तो हम आपको भी बात करने का मौका देंगे। सुनते हैं कुछ कॉलर क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। बोलिए सर। मैं जानना सर कि अभी जो ये लोग दंगा कर रहे हैं सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर ऐसे लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती सर? आपको क्या लगता है क्यों नहीं उठाती? हेलो, तो मेरे ख्याल से सर ये बोलिए सर, ये सरकार जो है, ये केंद्र सरकार सर, ये अपनी नाकामी को छुपाना चाहती सर। उत्तराखंड की सबसे सरकार इस मीडिया ने, इस सरकार ने झूठ को पूरा छूट दे रखी थी सर। और आज इसी भारत की जमीन पर पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ देखकर भी वह चुप है। क्या भारत की जमीन पर पाकिस्तान का झंडा लहराना राष्ट्रद्रोह नहीं है सर? जब तक ये सरकार, बिल्कुल, धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे हैं कि इनका व्यापार चलता रहे तो वो व्यापारी मानसिकता के लोग इस देश पर ब्रिटिशों का झंडा भी देखने में उनको हर्ज नहीं है। और कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं या राजनेता ऐसे हैं जिनको यहाँ पर भारत क्या, चाइना या किसी भी देश का झंडा चलेगा, बस भारत की गद्दी उनके ऊपर होना चाहिए, भले पीछे से रिमोट किसी का भी हो। हम आपको स्क्रीन पर वो विजुअल भी दिखा रहे हैं जिस विजुअल में मुंबई में ओबी वैन्स मीडिया की जलाई गई। ये मुंबई का सबसे संवेदनशील, सबसे वीआईपी, सबसे महत्वपूर्ण, हिस्टोरिकल, जो भी आप कहेंगे वो सब तरीके से आने वाला महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पर ये पूरी घटनाएं घटी है। ये मीडिया की वैन है जिनको जलाया गया। शायद इन वैन को और ना जले इसलिए भी हो सकता है कि मीडिया सच्चाई की बात अभी भी ना करता हो या डर गया हो या इसकी गंभीरता नहीं समझ रहा हो। सुनील जी, ये वीडियो आप चालू रखेंगे, आप भी अपनी बात को रखिए। आप मुंबई से है, ये जिस क्षेत्र में हुआ है ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बिल्कुल, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मुंबई की महानगर पालिका है, टाइम्स ऑफ इंडिया है और बाकी सारा आगे से फोर्ट एरिया चालू होता है जो मुंबई का एक बहुत बड़ा हृदय कह सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों के, सरकारी भी, विधानसभा यहाँ से नजदीक है, सचिवालय नजदीक है, आर्थिक राजधानी जिसके कारण मुंबई है, ये सारा क्षेत्र वहां से 1-2 किलोमीटर के शेयर मार्केट है। बिल्कुल शेयर मार्केट है और उसको तुरंत लगकर ही ये सारा एक मुस्लिम बहुल इलाका है जिससे बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर जमा हुए लोग यहाँ होने की संभावना है क्योंकि वो वहां से काफी पास में आए हुए तो पूरे मुंबई के अलग अलग कोने से होंगे, लेकिन ये इनका एक बहुत बड़ा सुरक्षित हब है जो वहां से तुरंत ही शुरू हो जाता है। तो ये इलाका बहुत सेंसिटिव इलाका है और इसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। इसका खामियाजा मुंबई पुलिस को भुगतना पड़ा और मीडिया के ऊपर हुआ जो हमला, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य, जिन कड़ाई के शब्दों में मीडिया ने इसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी वो नहीं की। मुझे तो बिल्कुल एक पुरानी कहानी याद आती है सुरेश जी। एक राजा का बड़ा प्यारा तोता था और वो तोता एक दिन मर गया, लेकिन सारे जो उसके नौकर चाकर थे ये डर रहे थे कि अगर कोई जाकर बताए तोता मर गया तो राजा मार डालेगा, और इसलिए सब लोग जाकर राजा को रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई तोता चुपचाप बैठा हुआ है। दूसरा जाकर बोलता है कि उसकी आंखें बंद है, तीसरा जाकर बोलता है वो अन्नप्राशन नहीं कर रहा है, चौथा बोलता है कि उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। एक भी बोलने के लिए तैयार नहीं कि तोता मर गया है। ये सत्य बोलने की हिम्मत आज मीडिया में कहां चली गई है मैं नहीं समझ पाता।
नहीं, हमको देश को तोड़ना नहीं है, देश को तोड़ना नहीं है, इससे दंगे हो जाएंगे। तो फिर ये क्या हो रहा है? आप सत्य समाज को नहीं बताएंगे तो ये क्या हो रहा है? हम सत्य बोलने के लिए तैयार है तो लोग हमारे खिलाफ बातें करने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए। इसलिए मैं पहले से भी कहता हूं कि आप ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। ये इतिहास इस देश में सुदर्शन न्यूज चैनल का जो है वो सुवर्णाक्षरों में लिखेगा कि सत्य बोलने की हिम्मत इस चैनल ने दिखाई। नहीं तो अगर नहीं सत्य आप बताते तो इतिहास बाकी लोगों की तरह आपको भी माफ नहीं करता। इसलिए मैं बिल्कुल अभिमान से कहता हूं कि ये सत्य बताने का काम आप जरूर जारी रखिए। और खास करके बांग्लादेशियों के बारे में मैं तो ये कहूंगा कि बांग्लादेश में भी आज लगभग 2 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी भी हम लोगों ने चिंता करनी चाहिए। आज कुछ संख्या में सिंध से हिंदू यहां पर आए और उन्होंने दर्द भरी दास्तानें यहां पर बताई जिससे यहां के लोगों का दिल दहल गया। लेकिन जो 2 करोड़ हिंदू वहां पर बांग्लादेश में रहते हैं वो कोई सब एक जगह पर नहीं रहते हैं, मुस्लिम बहुल इलाके में रहते हैं। उनके ऊपर कितने जघन्य अत्याचार एक जमाने में जब वहां पर खालिदा जिया का शासन था, कट्टरपंथियों का शासन था, कितने भयंकर अत्याचार उनके ऊपर हुए हैं। और अपनी जान बचाकर वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू यहां पर आए हैं। वो कोई घुसपैठिए नहीं है, वो जो है हिंदू इस देश में शरणार्थी है। कोई भी हिंदू को दुनिया में कहीं भी मारा जाएगा, वो जाएगा कहां? उसके लिए सुरक्षित उसका अपना एकमात्र स्थान है, वो भारत माता है। इसलिए कहीं से भी कोई हिंदू अगर मार खाकर जान बचाकर आता है तो भारत में कभी भी घुसपैठिया नहीं हो सकता, वो इस देश में शरणार्थी होगा। और बाकी अन्य कोई भी आतताई बनकर यहां पर घुसता है, इल्लीगल रास्ते से अगर आता है तो वो इन्फिल्ट्रेटर है, वो घुसपैठिया है, वो इल्लीगल माइग्रेंट है। और उसको निकाल बाहर करना यही एकमात्र उसके ऊपर उपाय है, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, हम आपको कुछ कॉलर से बात करवाते हैं। साथ साथ में आप फेसबुक पर भी देख रहे हैं कि कितनी प्रतिक्रिया आ रही, देश और विदेश से आने वाली, देश के कोने कोने से आने वाली ये प्रतिक्रिया भी आपके सामने है। ये प्रतिक्रिया अगर आप चैनल पर इस समय नहीं देख पाते तो बिंदास बोल का रिपीट टेलीकास्ट रात को 11 बजे आता है, सवेरे 9 बजे आता है, दोपहर को 3 बजे आता है। और आप इसको कभी भी देख सकते हैं हमारे फेसबुक पर भी। और हमारा यूट्यूब चैनल है सुदर्शन टीवी, youtube.com/सुदर्शन टीवी चैनल, यहां पर भी आप देख सकते हैं। फिलहाल लाइव में चल रहे इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कुछ कॉलर वेटिंग में हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, मैं यूसुफ बोल रहा हूँ मिर्जापुर से। बोलिए। मैं आपने जो बताया सर, क्या आमिर खान का और जावेद अख्तर का नाम लिया सर। हेलो। हाँ, यूसुफ बोल रहा सर मिर्जापुर से। बोलिए ना। हाँ, आपने जो बताया वो आमिर खान का और जावेद अख्तर का, वो तो उनका तो कोई मसला नहीं आ रहा। आसाम से तो सिर्फ मुसलमानों से आया ना सब। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आसाम में जो मुसलमानों पे क्यों अत्याचार हुआ, बाकी लोगों पे नहीं हुआ ना? वहाँ पे हिंदू भी रहते, सब रहते, फिर भी मतलब आपका कहना है कि आसाम में मुसलमानों पर ही अत्याचार हुआ है केवल? हाँ जी सर, मेरा अच्छा यूसुफ भाई, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप सुनिए। हम ये दिखाना नहीं चाह रहे थे, हम हिंदू मुस्लिम नाम चैनल पर बार बार नहीं लेना चाहते, लेकिन एक महिला का वीडियो देखिए, जो महिला अपने मुंह से क्या कहती है। यूसुफ भाई, शायद इसके बाद आपको आपके कुछ ऐसे स्थानों पर दिए जाने वाले झूठे प्रचार का सही अर्थ पता चले। देखते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप देखिए। मैं शिमोल टप्पू गाँव से। तो घर पर हमला हुआ तब आप गांव में थे? नहीं था। घर का क्या हुआ? घर का सब जला दिया। गांव में कितने घर थे? गांव में हमारा 86 घर था। 86 में से कितने घर जला दिए? घर हमारा ऐसे 40-50 घर जला दिया। 25 घर जला दिए। 50 घर जलाने के लिए कितने लोग आए थे? वहाँ 1000 ऐसा लोग था। 1000 लोग आए थे। वह कौन से नारे बोल रहे थे? वो अल्लाह के नारे। अल्लाह के नारे बोल रहे थे। आज से ये गांव हमारा होगा ऐसा बोल के बोल रहे। आज से गांव हमारा होगा ऐसा भी बोल रहे थे। और बाकी लोग फिर गांव छोड़कर कहाँ चले गए हिंदू लोग? हमारा जो साइड में जो गांव जारागुड़ी गांव है, वहाँ पे हम शिविर में है। शिविर में। मैं दोबारा कहता हूं, जो यूसुफ भाई ने कॉल किया, हो सकता है कि उन्होंने कॉल कर अपनी बात रखने का प्रयास किया, और ये लोकतंत्र है बिंदास बोल में सुदर्शन में, आप अपनी बात को रख सकते हैं। हम भी हिंदू मुस्लिम बात की तीड़ नहीं फैलाना चाहते, लेकिन अगर हम सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे तो हम
अपने आप का नुकसान करेंगे। और यहां पर मुद्दा केवल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, तो भारत पर हो रहे आक्रमण का है। जैसे कि इस बहन ने कहा कि इस गांव पर हमारा कब्जा हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। जब करगिल पर पाकिस्तान के घुस बैठिए, वहां पर आकर हमला करते हैं, तो निर्मनुष्य पहाड़ पर आकर हमला करने के बाद भी उसको अगर हम युद्ध मानते हैं, तो हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को, जिले को, राज्य को काबीज करने को हम लड़ाई क्यों नहीं मान रहे हैं? देव, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं, मैं यूसुफ भाई को खास करके ये कहना चाहता हूं कि आप हर चीज को धर्म के तराजू पे ना तोले, थोड़ा ध्यान लगा के इस बात को समझे कि असम में जो असमिया मुसलमान रहते हैं उन पर आक्रमण हुआ क्या? नहीं हुआ। उन्होंने आक्रमण किया क्या? नहीं किया। वो सदियों से हमारे साथ, हमारे भाई बन के हमारे साथ रह रहे हैं, वो हमारे हिस्सा है। लेकिन ये जो लड़ रहे हैं, ये भारत के हैं क्या? नहीं है। ये इलीगल माइग्रेंट्स है, ये बांग्लादेश से 71 के बाद क्या, वो तो जब बंगाल डिवीजन हुआ तभी सर सदुल्ला के टाइम से ही इनको पूरा सिस्टमेटिकली डेमोग्राफी चेंज करने के लिए असम में लाया गया है, इनको लाकर के भरा गया है। अरे असम में तो खुद असमिया मुसलमान इनसे परेशान है, और दूसरों का क्या कहना। इनके जो यहाँ हमारे यहाँ घुसना, यहाँ पे जाकर के अगर आप गांव में जाके चलोगे, हम तो राह चलते बता दे कौन है बांग्लादेशी। बिल्कुल। चलिए एक कॉलर से बात सुनते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, नमस्कार साहब। हाँ हेलो, ये मुंबई में शेर की तरह दहाड़ लगाने वाले ठाकरे जी। हेलो। हाँ हेलो, मुंबई में शेर की तरह दहाड़ लगाने वाले ठाकरे जी, वो अभी कहाँ हैं? मतलब दिख ही नहीं रहे ऐसा। उनके मुंह पे तमाचा मार के, मतलब कट्टरपंथी ताकतें जो है वो मुंह पे तमाचा मार के चले गए हैं ऐसा। अभी वो दिखते ही नहीं है ऐसा। बिल्कुल, ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा सुनील जी, जो हिंदूवादी संगठन है, अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहते हैं, हिंदू धर्म की, उनके समुदाय की रक्षा की बात करते हैं, कहां हैं? देखिए, ये उनका प्रश्न है, वो कहां है। उन्होंने अभी नहीं, उनके ही क्या, बजरंग दल कहां है, वीएचपी कहां है? देखिए, उन लोगों की आपने बाइट ली क्या, उनके सामने आप गए क्या, उनकी भावना को जानने का आप प्रयास कीजिए। मुंबई से जहां पर यह हादसा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं मुंबई के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जानता हूं, शिवसेना को जानता हूं। आप उनसे एक बार उन्होंने जो मंतव्य व्यक्त किया है, बार बार आपने सामना को कोट किया है। ये सामना क्या है? यही तो शिवसेना का मुखपत्र है, शिवसेना के विचार जिसमें से छलकते हैं। बाला साहेब ठाकरे जी लिखते हैं। देखिए, लिखने वाले की अपेक्षा ये है कि जिसका नाम सामना ने छापा कि ये फलाना व्यक्ति फलाने एरिया का है, शिवसेना वालों से लोगों को इतनी ज्यादा अपेक्षा है कि नाम छापने के बजाय उसको लाके पकड़वा दे। बिल्कुल, इसमें तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि इन बातों के लिए शिवसेना जो है बहुत, तो अगर वो उस तरीके से काम नहीं कर रही है, तो फिर उनके खिलाफ, ये उनका प्रेम करने वाला ही होगा जो उनको इस प्रकार से सवाल पूछता है, उससे अपेक्षा व्यक्त करता है। इसलिए सचिन तेंदुलकर हमेशा अगर सेंचुरी मारा है और कभी अभी नहीं मारा है, तो उस पर सवाल पूछा जाएगा। तो शिवसेना को यह सवाल जायज है कि उन्होंने इसमें कुछ भूमिका क्यों नहीं निभाई। हम जरूर शिवसेना के प्रवक्ताओं को भी संपर्क करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी कॉलर जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। अब समय कम है, हम कहेंगे कम शब्दों में अपनी बात को रखें। नमस्कार। अजय गुप्ता बोल रहा हूँ इंदौर से। साहब, मैं ये बोलना चाह रहा था, आसाम में जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान से जो हिंदू भगाए जा रहे हैं, मार मार के, अत्याचार करके उनको इस्लाम कबूल किया करने को मजबूर किया जा रहा है, इधर बंबई में हिंसा का क्या कारण है? ये धर्मनिरपेक्ष लोग जो तथाकथित वोट बैंक की राजनीति के चलते ये बातों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, ये देश को किधर ले जाएंगे? वोट की चाहत में ये घुसखोरियों को कब तक ये शरणास्थली बना के उनके वोट की खातिर हर प्रकार के यहाँ बहुसंख्यक समाज के ऊपर अल्पसंख्यकों को वोट की खातिर हर प्रकार। धन्यवाद। अब आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर भारतीयों को हर तरह की सुरक्षा दी जाए, चाहे कोई पूर्वोत्तरवासी हो या पश्चिमोत्तरवासी। हर भारतीय को देश के किसी भी कोने में आने और जाने, रहने, खाने पीने की पूरी आजादी हो। इसलिए सरकारें हर भारतीय को हर जगह रहने की पूरी आजादी दे। सरकारें वोट बैंक की राजनीति बंद करें। आज वोट बैंक की राजनीति की वजह से ही भारत में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं। इन कट्टरपंथियों को पता है कि देश की सरकार वोट बैंक के लिए कभी भी हम पर कार्रवाई नहीं करेगी। ये कट्टरपंथी सरकार की इसी नीति का फायदा उठाकर देश में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले कट्टरपंथियों पर तुरंत कार्रवाई हो। जो कट्टरपंथी फेसबुक और ट्विटर पर फर्जी तस्वीरें बनाकर अफवाह फैला रहे हैं,
ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके गिरफ्तार करना चाहिए। ये लोग देश को अफवाह फैलाकर तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुरंत बाहर निकाला जाए। भारत में जो 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं, इन्हें तुरंत देश से बाहर निकाला जाए। इन घुसपैठियों से स्थानीय भारतवासियों की लूटी संपत्ति को वापस लिया जाए। पूर्वोत्तर भारतवासी स्थानीय भारतीयों के साथ संगठित हों। आज समय आ गया है जब हमें क्षेत्रीय, भाषाई, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर अपने हर भारतीय की सुरक्षा के लिए संगठित होना होगा। अगर अब भी हम संगठित नहीं हुए तो देश के खिलाफ साजिश रचने वाले अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और हम अपने ही देश में दहशत में जीने को मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद। हम अब सुनील जी के पास और देव के पास चलते हैं। सुनील जी, एक लाइन में अगर आपको कहा जाए कि उपाय एकमात्र है, ये जो लोग पकड़े गए हैं, चाहे पुणे में जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को मारा हुआ है या आजाद मैदान में ये जो दंगा करने वाले हैं, इतना तेजी से न्याय देना चाहिए। ऐसी कोई सिस्टम बननी चाहिए कि 1 महीने के अंदर इनको इतनी कड़ी और सख्त और भयंकर सजा दी जाए कि जिससे रोंगटे खड़े होंगे, कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये एकमात्र रास्ता है इन सब चीजों को रोकने का, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बांग्लादेशियों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार कि आप आए हो, यहां पर मजदूरी कर रहे हो, सबसे पहले वोटर्स लिस्ट के ऊपर से उनके नाम निकालना, उनकी पहचान करवाना और जत्थे जत्थे बनाकर उनको जो है सीधा बांग्लादेश के सीमा पर वहां पर घुसेड़ देना और बांग्लादेश के साथ सख्त रवैया रखना। इसके मतलब जिसके अंदर हिम्मत हो, ऐसा कोई दमदार व्यक्ति बैठे दिल्ली के अंदर और फिर ये कर दिखाए सारे देश के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कोई असंभव है। लेकिन सरदार होने के बावजूद जो असरदार नहीं है, ऐसे मनमोहन सिंह जी से तो कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते। फिलहाल तो ऐसी अपेक्षा किसी राजनीतिक नेता से करने की स्थिति तो देश में नहीं दिख रही। देव, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि असम और भारत की जो नपुंसक सरकार है, पहले वो थोड़ा पुरुषार्थ दिखाए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट का हमारा डिमांड है, बांग्लादेशियों को पहले डिटेक्ट करें, उनको डिलीट करें, उनका वोटर लिस्ट से उनका नाम डिलीट किया जाए, फिर उनको डिपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश में पूरा इंटरनेशनल प्रेशर हो, चाहे डिप्लोमेटिक प्रेशर हो, किसी भी तरह से उसको समझाया जाए, उसे बुझाया जाए। अगर ना समझे तो उस पर पूरी तरह से दबाव डाला जाए, चाहे वो सैनिक कार्रवाई हो, चाहे कुछ भी हो, उसको अपने घुटनों पर झुका के हो, चाहे कैसे भी करके बांग्लादेशियों को वापस भेजने का कोई उपाय किया जाए। और इसके अलावा कुछ ऐसे सख्त कानून बनाए जाए कि ये जो 71 वाले जो IMDT एक्ट असम में जो था, जो 71 के बाद आने वाले लोगों का भी भारतीयकरण करने पे तुला हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। बिल्कुल वो हुआ है और हम आशा करते हैं कि कोर्ट और देश के अन्य संस्थाएं राजनीतिक दलों की तरह गलत निर्णय ना करके सही काम करें। मैं आपको कार्यक्रम के आखिर में वो वीडियो दिखाता हूं जो मैंने ही पिछले कार्यक्रम में क्या कहा था, जरा देखिए। कार्यक्रम के आखिर में यही कहूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने कहा था कि ये समस्या उजागर होगी, ये हुई है। हालांकि ये नहीं होती तो हम खुश होते, लेकिन ये होगी, ये जो कहा था। इसके बाद आज मैं आपको दूसरा भविष्यवाणी करता हूं कि ये समस्या केवल आसाम तक नहीं रहेगी, क्योंकि शायद हम इसको अभी फिलहाल थोड़ा बहुत शांत करने में कामयाब भी होंगे, क्योंकि हम ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे। ना देशवासी, देश के लोक प्रतिनिधि, सरकारी बाबू या राजनीतिक दल इसको ईमानदारी से खत्म करने के लिए प्रयास करें। इसलिए शायद कुछ समय के लिए आसाम में शांत भी हो, ये देश में बनी रहेगी। ये मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था। इसमें ये 34 सेकंड की है क्योंकि समय की कमी। इसमें मैंने मुंबई का भी नाम लिया था और बाकी राज्य, हमारे शहरों का भी नाम लिया था। वैसे ही हुआ है। इस कार्यक्रम में मैं आखिर में फिर ऐसी एक भविष्यवाणी करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि राजनीतिक दल कुछ करने वाले नहीं है। समाज के या जो सारे बाकी संस्थाओं के भी नाम लिए जाने वाले, वो भी कुछ करने वाले नहीं है। ऐसा कुछ दिन चलता रहेगा, लेकिन समस्या बनी रहेगी। एक बहुत बड़ी घटना को ध्यान रखिए कि जिन बच्चों को, जिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अब देश से धमका कर कहिए या मीडिया की भाषा में उसको अफवाह फैला कर कहिए, वापस भेजा जा रहा है, ये वापस जाने के बाद शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनको अपने आंखों से पता चलेगा कि उनका घर तोड़ा है, उनकी बहन की इज्जत लूटी है, उनके मां को मारा है, बाप नहीं है और भाई कहीं पर गुम हो गया है। इसके बाद इसकी वहां वापस जाने के बाद प्रतिक्रिया हो सकती है। और दूसरा एक और भी कारण इसके द्वारा और उपाय हो सकता है, वो ये कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इस दंगे के बाद उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो कब्जा को
सरकार जैसे थे स्थिति रखना चाहती है, जिससे कि ये कब्जा का हमेशा का हो जाए, और वहां पर जो बोडो है या स्थानीय निवासी है उस कब्जा को हटाना चाहता है। इसलिए ये जो फौज लाख भर से भी ज्यादा देश भर से इन्होंने तो भगाने के लिए भगाई है, लेकिन जब वहां जाएगी तो वो उल्टी रिएक्शन भी दे सकती है। इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। और रही बात बाकी देशवासियों की, पिछले कार्यक्रम में भी मैंने कहा था कि हमारा कर्तव्य नहीं है क्या हम केवल मनमोहन सिंह पर अपने देश को छोड़ देंगे? क्या हम केवल सुशील कुमार शिंदे पर असुशील कुमारों को कुछ भी करने देंगे? क्या हम केवल अपने राज्य के राजनेताओं को राजनीति के नाम पर कुछ भी करने देंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे? हम जिनको किराए पर अपना कमरा देते हैं, क्या हम जानते हैं वो कौन है? क्या हमारे पड़ोस में रहने वाला इतने फास्ट प्रगति कैसे कर रहा है? क्या आतंकवादी संगठनों का, साइलेंट सेल का ये कोई हस्तक तो नहीं है कि हम देखते हैं? हम अपने आसपास देखते नहीं, और दिल्ली में बैठे नेताओं से, अपने राज्यों के राजधानी में बैठे नेताओं से सब कुछ देखने की अपेक्षा करते हैं। उनका तो वो काम है ही, लेकिन हमारा भी ये काम है, इसको भूलना नहीं चाहिए। जब तक हमें भूलते रहेंगे तब ऐसा मार खाते रहेंगे, और तब तक ये केवल हमारे शहीदों के स्मारकों को ही लात नहीं मारी जाएगी, एक दिन आपके सीने और आपके घर पर, आपके दरवाजे को तोड़कर भी अंदर आके, आगे के शब्दों में बोलना नहीं चाहता हूं, अंदर आके क्या करते हम जानते हैं। अगर इन चीजों को रोकना है तो सबसे पहले इस मुद्दे को राष्ट्र के ऊपर आक्रमण कहना चाहिए, क्योंकि भले ही इनका वेश पाकिस्तानी बांग्लादेशी सेना का ना हो, इनके हाथ में झंडा पाकिस्तान का है, और भारत का झंडा जलाकर वो भारत की भूमि पर पाकिस्तान का झंडे को लहरा रहे। इसलिए ये युद्ध है, ऐसा मानकर सब एक होइए तो हम कुछ कर सकेंगे। अन्यथा मुंबई के बाद ये आग और जगह पर फैलेगी। आसाम में भी जैसे मैंने कहा कि वापसी जाने वालों की रिएक्शन होगी, और ये मुद्दा रुकेगा नहीं। देश को तोड़ने वाली शक्तियां यही चाहती है कि भारत अशांत रहे, यहां की आर्थिक स्थिति और खराब हो, सामाजिक स्थिति और खराब हो, और ऐसे में आने वाले दिनों में ये विश्व गुरु बनने की संभावनाओं से इसको दूर किया जाए। अगर ऐसा नहीं होने देना है तो हमें भी जागरूक होना जरूरी है। मैं आप सब दर्शकों का आभारी हूं, साथ में सुनील जी, मैं आपका भी आभारी हूं कि आपको कई चैनलों पर इस विषय के लिए आप एक्सपर्ट होने के नाते बुलाया जा रहा है, और आप हिम्मत वाले दर्शकों के सामने आकर आपने सच्चाई बयां की, इसके लिए आपका भी आभार। मैं देव का भी आभार मानता हूं कि आप भी आए, आपका भी आभार। मैं कार्यक्रम के अंत में दोबारा वही कहूंगा कि हम इतनी बेबाकी से जो बोलते हैं, इसके कारण हमारी व्यूअरशिप अन्ना आंदोलन में और बाबा आंदोलन के बाद 67.38% बढ़ी है, जिन भी नेटवर्क पर हम चल रहे हैं। ये व्यूअरशिप और आपका प्यार तो हमको मिला है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहता हूं कि देश की पैसे कमाने वाली एडवर्टाइजिंग कंपनियां हमसे दूर जा रही है। उनको लगता है कि चैनल पर ऐड देंगे, इस कार्यक्रम को स्पॉन्सरशिप करेंगे, तो कहीं हमारे विज्ञापन देखकर हमारे विरोध करने वाले हमारे व्यवसाय का नुकसान ना पहुंचा है। इस चीज को भी आप ध्यान रखें, यही अपेक्षा मैं व्यक्त करूंगा। और अगर आप सामाजिक स्पॉन्सरशिप बिंदास बोल और हमारे ऐसे कार्यक्रमों को देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें, हमें लिख भेजें, और हमारा पता है इसके लिए बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4 नोएडा। इस पर आप हमें लिख पर भी भेज सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी है A88, हमारा ईमेल आईडी है bindasbol@sudarshan tv.com। आज के लिए इतना है, धन्यवाद, जय हिंद।